लालची सस्ता सामान वाला। ए सामान ले लो, सामान सस्ता सामान, स्टील का, एल्यूमिनियम का, पित्तल का सामान ले लो, बड़े बर्तन भांडे ले लो, सामान सस्ते में ले लो। ऐसे चिल्लाते हुए एक आदमी गाड़ी ढकेलते हुए जा रहा था। उसका नाम था चमन। चमन एक नंबर का लालची था। वो बहुत सस्ते में सामान खरीद कर लाता था। वहाँ होलसेल वाले को बातों में उलझाकर सामान का रेट कम करने को बोलता था। अरे सुनो भैया, आज मेरा धंधा बरोबर नहीं चल रहा है, हर जगह पर नुकसान हो रहा है, थोड़ा इस गरीब की तरफ ध्यान रखकर थोड़ा रेट कम करो ना भैया। शॉप वाला, अरे वाह रे, तू तो शाहरुख खान से अच्छी एक्टिंग कर रहा है। क्या तू गरीब है क्या? तू कितना कमा रहा है मुझे पता नहीं समझा क्या? तू ये एक एक आइटम कितने में बेच रहा है ये मुझे पता है। ऐसे नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगी करके डांटता है। चमन अपनी कंजूसी हर जगह दिखा रहा था। वो अपना सामान बेचते बेचते रोड के बाजू सब्जी बेचने वाले के पास से सब्जी भाजी उसकी नजर से छुपाकर चोरी करता था। कुछ खाने की चीजें बेचने वाले के पास से भी वो वैसे ही चोरी करता था। घर में वो सब्जी लाकर देता था। उसकी पत्नी, छी छी, क्या इंसान हो जी आप? इतना धन दौलत होते हुए भी ऐसी चोरी करते हो क्या? किसी को पता चला ना अपनी कितनी इज्जत जाएगी पता है क्या? गांव में सर उठा के घूमना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर चमन चोरी किया हुआ आइसक्रीम खाते हुए, मिले तो चोर बोलते रे पागल, नहीं मिले तो मैं राजा हूँ। पैसा कमा कर देख, तब पता चलेगा कितनी मेहनत करना पड़ता उसके लिए। ऐसे ही घर में बैठकर ज्ञान देने से नहीं होता, जा अपना काम कर, चल निकल यहाँ से करके डांटता है। एक दिन वो, आओ सामान ले लो, स्टील का सामान ले लो, जर्मन का, पीतल का सामान, बर्तन भांडे ले लो, सस्ते में ले लो सामान, ऐसे चिल्लाते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में एक गरीब आकर, बाबूजी खाना खाए हुए 4 दिन हो गए हैं, थोड़े से पैसे दे दो जी, तुम्हारा नाम लेकर खाऊंगा जी, ऐसा कहता है। चमन, खाना खाए 4 दिन हो गए क्या? मेरा नाम बोलकर खाएगा क्या? अच्छा हो गया तू दारू नहीं मांगा, उसके भी पैसे दूं क्या तेरे को? ऐसा कहता है। गरीब, बाबूजी मुझे दारू पीने का शौक नहीं है, सिर्फ खाने के लिए पैसे दे दीजिए बस हो जाएगा, ऐसा कहता है। चमन उसको एक झापड़ मारकर, मैं यहाँ जोकर जैसा जोक बोल रहा समझ रहा क्या? तेरे को थोड़ी भी अकल नहीं है लगता है। खाना दो बोलते खाना, चुपचाप निकल यहाँ से। कहते वक्त वहाँ बाजू में खड़े एक स्वामी जी ये सब देख रहे थे। स्वामी जी, बेटा यह गलत है, किसी को ऐसा अपमान करना गलत है। बेचारा वो भूखा है, तुझसे होता तो उसकी भूख मिटाओ, ऐसा मारने की क्या जरूरत है, ये बहुत पाप है। चमन, अरे वाह स्वामी जी, क्या एंट्री मारे आप, आ गए क्या? आओ आओ। अच्छा एक बात बताओ, तुमको क्या है इससे लेना देना? मुझे भीख मांगने वालों से नफरत है, मुझसे कोई पैसा मांगे तो मैं ऐसा ही मारता हूँ। और हाँ, तू भी ज्यादा बात किया ना, तेरे को भी दूंगा 2-4 झापड़, समझा क्या? करके स्वामी जी पर हाथ उठाता है। ये देखकर स्वामी जी को बहुत गुस्सा आता है। स्वामी जी, मूर्ख प्राणी, इतना अहंकार अच्छा नहीं है, इतने अच्छे से समझाया तेरे को तो समझ में नहीं आता क्या? तो मुझ पर ही हाथ उठाता है क्या? तेरे घमंड को तोड़ने का वक्त आ गया है, जल्दी ही तेरे अहंकार उतरेगा। ओम तत्सत बोलकर मंत्र पढ़कर गाड़ी पर मारता है। फिर उस गरीब को साथ लेकर, चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ बोलकर वहाँ से चला गया। चमन, ये बड़ा आया गाड़ी पे मंत्र मारने वाला, बड़ा बिल्डअप देके जा रहा है। इसके मंत्र वंत्र अपने पे कुछ काम नहीं करते। सोचता है। ऐसे ही वो अपना सामान बेचते रहता है। पर उस स्वामी जी का मंत्र का प्रभाव पड़ता है। डोसा बनाने के पैन टूट जाना, कुकर ब्लास्ट हो जाना, कटोरी में बारीक छेद होकर पानी गलना, ऐसे विचित्र घटनाएं होने लगी। लोगों को पता चल गया कि वो खराब सामान बेच रहा है। ऐसे सभी लोग उसको पकड़कर, एक औरत, क्यों रे चोर कहीं के, कल ही लिया था मैंने डोसे बनाने का पैन, वो टूट गया। तू तो बड़ी बड़ी बात कर कर मुझे दिया था ना, देख कैसा हो गया। दूसरा, तूने जो कुकर दिया था ना वो ब्लास्ट होकर घर में सब लोग खत्म हो जाने वाले थे, उस पर तो ISI मार्क भी नहीं है रे बेवकूफ। एक औरत, तेरे पास से जो बर्तन लिए ना वो सब में होल हो गया है, चोर बेवकूफ कहीं के। कहकर सभी लोग मिलकर उसकी जमकर पिटाई करते हैं। गांव का मुखिया गाड़ी को रोककर, तू अब इस गांव में सब नहीं बेच सकता, यही हम सब गांव वालों का निर्णय है, ऐसा कहता है। चमन लंगड़ाते लंगड़ाते घर का रास्ता पकड़ता है। ये सब वो स्वामी जी अपने आश्रम में बैठकर पता लगा लेते हैं और हंसते हैं। अंडरग्राउंड टनल रोड। चंबल के जंगल के पहाड़ी में एक गुफा था। उसमें मंगल सिंह नाम का एक डाकू रहता था। उसके वहां बहुत से साथीदार थे। वो लोग घोड़े पर बैठकर आजू बाजू के गांव में चोरी करने लूटने जाते थे। सोने की दुकानें को, धनी सेठों के घरों को और बैंक को भी लूटते थे। फिर पुलिस पीछा किए तो तेज गति से जंगल में भाग जाते थे। उन्हें पकड़ नहीं पाए करके पुलिस वाले सर पर हाथ रख लेते थे।
ऊपर से सभी पुलिस वाले अधिकारियों से गालियां खाते थे। एसआई रंजीत सिंह कितने भी बार डाकू मंगल सिंह को पकड़ने का प्रयास करता था, पर वो मिलता ही नहीं था। मंगल सिंह चोरी का, लूट का माल, पैसे, गहने सब उस गुफा में छुपा कर रखता था। रोज शराब पीकर, मटन चिकन खाकर एंजॉय करते थे। जंगल में नाचने वाली लड़कियों को बुलाकर उनके साथ नाचते थे, एंजॉय करते थे। उनको पैसे सोना देकर वापस भेजते थे। उनको लाने वाले आदमियों को धमकाते थे और अगर उनका पता किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे, ऐसा बोलते थे। मंगल सिंह चोरी किया हुआ पैसा पुलिस की नजरों से बचाकर जब के तभी शहर ले जाता था। इसके लिए अलग अलग तरह के प्लान बनाता था। एक बार लकड़ी की ट्रक में पैसा छुपाकर भेजा। वहां चेकपोस्ट पर पुलिस लोग चेक किए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। वो ट्रक को छोड़ देते थे। कभी दूध के टैंकर में, कभी पानी की टैंकर में पैसा और गहने रखकर चेकपोस्ट पार कराते थे। एक दिन एक वाटर टैंकर चेकपोस्ट पर पुलिसों को मिलता है। ये बात मंगल सिंह को पता चलती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और मंगल सिंह कहता है, छी साला, इन पुलिस लोगों को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? अपनी मेहनत की कमाई पकड़कर क्या हासिल करते हैं वो बेवकूफ लोग। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। अपने को नया रास्ता मिलते तक पैसा, सोना शहर ले जाना रोकना पड़ेगा। तभी एक चेला भीम सिंह कहता है, भैया ऐसा किए तो एक ही जगह पर अपने पास बहुत सारा पैसा और सोना जमा हो जाएगा ना। वो अगर मिल गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए वो रास्ता जल्दी ढूंढो, ऐसा कहता है। एक दिन घोड़े पर जाते हुए डाकू मंगल सिंह जंगल में एक जगह घोड़े के साथ सूखे तालाब में गिर जाता है। उसके बाद वो उठकर घोड़े पर बैठकर ऊपर कैसे जाओ ऐसा ऊपर देख रहा था। तब वहाँ उसे तालाब में वाटर टनल दिखाई देता है। वो सोचता है, इस तालाब में पानी किसी गांव में ले जाने के लिए बनाए होंगे शायद, लेकिन कितना लंबा टनल होगा, चलो चलकर देखते हैं करके घोड़े को उस टनल में ले जाता है। ऐसे उस टनल के अंदर से घोड़ा जा रहा था। जाते जाते वो एक तालाब में पहुंच जाता है। वो भी सूखा हुआ था और वो भी जंगल में ही था। वहाँ उसे एक पहाड़ी में एक गुफा दिखाई देती है। वो देख मंगल सिंह, वाह, अपने को एक बहुत बढ़िया रास्ता मिल गया। अब अर्जेंट में अपना सोना पैसा सब इस टनल के रास्ते से यहाँ तक लाना होगा। फिर वो वापस अपने गुफा में आकर सभी साथियों को बुलाकर, ए सुनो रे, सब जन ध्यान से सुनो, हम अब इस गुफा में नहीं रहेंगे। अपने को दूसरे जंगल में एक गुफा मिल गई है। मैं उसका रास्ता तुमको बताता हूँ। तुम लोग जाकर एक ट्रक, एक लॉरी, एक कार लाओ, ऐसा कहता है। उसमें अपने पास का पूरा सोना पैसा भर दो, अपन यहाँ से चलेंगे, ऐसा कहता है। तभी भीम सिंह, भैया वो रास्ता कौन सा है और अपन कब तक निकलने वाले हैं? ऐसा पूछता है। इससे मंगल सिंह को गुस्सा आता है। क्या हो रहा है, इतनी जल्दबाजी कर रहा है? मैं बताता बोला ना, जाओ पहले गाड़ियों का इंतजाम करो, ऐसा कहता है। और अब गाड़ियों से सोना पैसे भरकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वैसे ही टनल में जाते रहते हैं। सभी जन उस टनल को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। ऐसे ही जाते जाते एक और तालाब आता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। पुलिस उन सबको पकड़ लेती है और तब रंजीत, क्या हो रहा है मंगल सिंह, शॉक लगा क्या तेरे को? जो तेरा आदमी है ना भीम सिंह, वो हमारा आदमी है, उसे सजा नहीं होने दूंगा बोले तो वो तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, इसलिए तू हमारे जाल में फंस गया। इस तरह मंगल सिंह और उसका पूरा गैंग जेल में जिंदगी काट रहे हैं। भीम सिंह ने पुलिस की मदद किया, इसलिए पुलिस वालों की मदद से एक टिफिन सेंटर लगाकर जी रहा था। फावड़ा मैगी नूडल्स। जामनगर नामक गांव में एक होटल होता है। उसके मालिक का नाम था पाटिल। उसके होटल रेस्टोरेंट में चाइनीज आइटम बनाकर बेचते थे, जैसे चाइनीज नूडल्स, चिली चिकन, चिकन 65, मटन मोमो जैसे कई प्रकार के चाइनीज आइटम वहाँ मिलते थे। वहाँ के बावर्ची लोग सभी टाइप के आइटम बनाकर लोगों को सर्व करते थे। और पाटिल का बड़ा भाई भी था। वो खुद के गांव में एक मिस्त्री का काम करता था। उसको कमलेश नाम का एक लड़का था। कमलेश अपने पिताजी के साथ ही काम करता था। उनके पास मिस्त्री का काम सीख रहा था। वो वहाँ सब्बल से मिट्टी को खोदकर फावड़े से खींचता था। कमलेश पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो बहुत बुद्धिमान था। वो पिताजी के साथ साथ गाँव वालों को भी अच्छी अच्छी सलाह देता था। कभी कभी पाटिल अपने बड़े भाई को फोन करके बात करता था। कमलेश और पाटिल भी अपने सुख दुख की बातें करते थे। कमलेश पाटिल को भी अच्छी अच्छी सलाह देता था। पाटिल का होटल मस्त चल रहा था। तभी उसके होटल के आगे एक नया रेस्टोरेंट खुलता है। उस रेस्टोरेंट में एक मिनी ट्रेन खाना लेकर कस्टमर के टेबल पर आती थी। उसके मालिक ने वैसा डिजाइन किया था रेस्टोरेंट को। वो लोगों को पसंद आ रहा था, इसी कारण वहाँ ज्यादा कस्टमर आने लगे। इसके कारण पाटिल के होटल में थोड़े लोग कम होने लगे। इससे वो चिंता में पड़ गया
और कुछ दिनों बाद वहाँ एक और रेस्टोरेंट ओपन हुआ। वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के मालिक ने भी थोड़ा अलग डिजाइन किया। यहाँ इस रेस्टोरेंट में ड्रोन में, मिनी हेलीकॉप्टर में, मिनी प्लेन में खाना कस्टमर तक आता था। ये देखकर वहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा आने लगी। अब पाटिल के होटल में लोग आना बंद हो गए थे। इससे पाटिल बहुत ज्यादा निराश हो गया था। बस अभी रोना ही बाकी था। तब एक दिन पाटिल कमलेश को फोन करता है और अपनी प्रॉब्लम को बताता है। कमलेश, चाचा जी आप टेंशन मत लो, वहाँ वैसा क्यों हो रहा है, मैं आकर वहाँ देखता हूँ, आज ही निकलता हूँ आपके पास, ऐसा कहता है। वैसा कमलेश अब पाटिल के पास आता है। पाटिल बताए सो पूरी बात सुनता है और कहता है, चाचा जी मैं थोड़ा आजू बाजू के एरिया को देख कर आता हूँ, कहकर बाहर जाता है और वो ट्रेन रेस्टोरेंट और ड्रोन रेस्टोरेंट को देखता है। फिर आकर पाटिल से मिलता है। चाचा जी आपके आगे वाले जो भी रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पर खाना सर्व करने का तरीका एकदम अलग और नया है। वो देख के ही पब्लिक वहाँ ज्यादा आ रहे हैं। वहाँ का खाना बहुत मस्त है इसलिए नहीं। चाचा जी खाना स्वादिष्ट और टेस्टी तो अपने होटल में भी बनता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पर यहाँ पर हम लोग पुराने तरीके से खाना परोस रहे हैं, इसीलिए पब्लिक आकर्षित नहीं हो रही है। इसलिए अपने को अपना सर्विंग स्टाइल चेंज करेंगे, ऐसा कहता है पाटिल। ये क्या सर दर्द है बेटा, सर्विंग करना बोले तो प्लेट में जाकर खाना देना होता है ना। ट्रेन में, ड्रोन में, हेलीकॉप्टर में सर्विंग करना, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा कहता है कमलेश। चाचा जी ये नया और लेटेस्ट ट्रेंड है, हमें भी अपनी सर्विंग स्टाइल को चेंज करना होगा, तभी अपने पास पब्लिक ज्यादा आएगी, ऐसा कहता है पाटिल। सर्विंग स्टाइल चेंज करना क्या, यानी टोकने में, पात्रल में लेकर जाके देना पड़ेगा क्या, ऐसा गुस्से में कहता है कमलेश। वाह चाचा जी आपकी बातें सुनकर मुझे एक आइडिया आया है, अब से अपन अपने नूडल्स को फावड़े में सर्व करेंगे, तभी पब्लिक ज्यादा आएगी और अट्रैक्ट होगी। अपन अर्जेंट में नए फावड़े खरीदेंगे, चलो। अगले दिन कुछ लोग कस्टमर आकर नूडल्स को ऑर्डर करते हैं। तभी कमलेश फावड़े में नूडल्स लेकर आता है और टेबल पर रखता है। ये देखकर कस्टमर को आश्चर्य होता है। अब कस्टमर फावड़े में नूडल्स अपने प्लेट में डालकर खाने लगे। खाने के बाद एक कस्टमर पाटिल से, पाटिल जी यहाँ की सर्विंग तो जबरदस्त है, अगली बार मैं अपने दोस्त के साथ आऊंगा, ऐसा कहता है। तभी एक औरत कहती है, व्हाट एन आइडिया सर जी, आई लाइक दिस स्टाइल, कहकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। अब कमलेश और पाटिल फावड़े में सभी प्रकार के आइटम लाकर सर्व करने लगे। सोशल मीडिया पर उनका होटल फेमस हो गया था, क्योंकि बहुत लोग वो वीडियो देखकर यहाँ होटल पर आने लगे। इस तरह पाटिल का होटल फिर से पब्लिक से भर गया। पाटिल की मदद किया इसलिए पाटिल ने कमलेश का आभार मानता है। अब कमलेश चाचा से मिलकर अपने गांव वापस आने के लिए निकलता है। बॉन्सर परिवार का बिरयानी होटल ओपनिंग। विराजपुर नामक गांव में बद्री नाम का एक व्यक्ति था। उसकी इच्छा थी कि वो एमएलए बने। उसके माँ बाप उससे बहुत समझाते थे, पर वो सुनता ही नहीं था। उसके लिए वो चोरी छिपे पिताजी की नजर से बचकर घर के लॉकर में से पैसे ले जाकर खर्चा करता था। ये देख बद्री के पिताजी बद्री के दोस्त रॉकी और वंशी को बुलाकर अपना सारा दुख बताते हैं। ये सुनकर रॉकी, हाँ अंकल अभी थोड़ा ज्यादा ही ओवर करने लगा है, वो हमारे बताने पर भी नहीं सुन रहा और कहता है सिर्फ एमएलए ही बनना है, ऐसे ही बन जाऊंगा, बस अच्छे कपड़े महंगी गाड़ी रही तो बन जाऊंगा, पार्टी वाले खुद आकर टिकट देंगे मुझे, ऐसा कहता है। तब बद्री के पिताजी शाहू, क्या करूँ बेटा, घर में शादी के उम्र की लड़की है, मेरी उम्र बढ़ रही है, ये सारी दौलत क्या करेगा वो पता नहीं, ये सोचकर डर लगता है बेटा। वंशी, हाँ अंकल इसकी ऐसे ही हरकत को ध्यान में रखकर अपने गांव का एक कमेटी मेंबर बिरजू है ना, वो इसके पास से जमकर पैसा लूट रहा है, आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ करके हम इसे रास्ते पर लाएंगे, ऐसा कहता है। अगले दिन एक बार में बिरजू और बद्री को शराब पीते हुए रॉकी और वंशी देखते हैं और उसके पास जाते हैं और रॉकी कहता है, क्या करूं यार, बड़ा झटका लगा है, पड़ोस के गांव में दोस्त का बिरयानी का होटल ओपनिंग है, एमएलए को लेकर आता करके बोला, पर अपने एमएलए तो दिल्ली जा रहे हैं, शायद किसी काम से जा रहे होंगे, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये सुनकर बिरजू, एमएलए नहीं है तो क्या हुआ, होने वाला एमएलए बद्री को लेकर जाएंगे, तभी तुम्हारे दोस्त का परिचय बढ़ेगा और वैसे अपना भाई गाँव के सभी लोगों को देखेगा और लोग भी इसे देखेंगे और तुम लोग भी इस कार्यक्रम में इसके बाजू रहोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों, क्या कहते हो, अपने भाई का प्रोग्राम कल के लिए फिक्स कर देंगे क्या, कहता है। ये सुन रॉकी ठीक है कहता है और वहां से चला जाता है।
अगले दिन होटल ओपनिंग के लिए बाउंसर्स के साथ में बद्री को लेकर बिरजू वहां आता है। वहां होटल का मालिक इंतजार कर रहे थे। वो देख बद्री उसके पास जाकर कैंची लेकर रिबन काटने जाता है। ये देख होटल का मालिक कैंची उसके हाथ से खींचकर बद्री को नीचे ढकेलता है। उसे बाउंसर्स उठाते हैं। उतने में वहां 2 गाड़ियों से एमएलए भी आके पहुंच जाते हैं। ये देख एमएलए के आदमी एमएलए जिंदाबाद, एमएलए जिंदाबाद, एमएलए सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे नारे लगा रहे थे। एमएलए को आता देख बद्री के बाजू खड़ा बिरजू भी एमएलए के पीछे जाकर खड़ा हो गया और नारे लगाने लगा। अब एमएलए आकर होटल का रिबन काटता है और ये देखकर सभी तालियां बजाते हैं। उसके बाद बद्री के साथ खड़े बाउंसर्स और कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, होने वाले एमएलए की जय, होने वाले एमएलए की जय, होने वाले एमएलए आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर एमएलए के आदमी आकर उनको वार्निंग देते हैं। इससे वो लोग साइड में हो जाते हैं। इसके बाद एमएलए उसके गाड़ी से वापस चले जाते हैं। बिरजू आकर बद्री को सॉरी बोलकर सबको बिरयानी ऑर्डर करता है। अब बद्री, बाउंसर्स लोग बिरजू बिरयानी मस्त है बोल के जमकर खाते हैं। एक एक लोग 3-4 बिरयानी खाते हैं। इसके बाद बद्री बिल ना देकर वहां से जाने लगता है। तब होटल का मालिक नरेश उन्हें रोकता है और पैसे मांगता है। ये देख बद्री बिरजू से, क्या रे बिरजू, तू एमएलए को देखकर उसके तरफ गया और होटल वाला मुझसे बिल कैसे मांग रहा है? एमएलए से पैसे लेना था ना, क्या है ये सब? बिरजू, अरे वो एमएलए है रे, तू होने वाला एमएलए है। और ये क्या रे, अभी से बिरयानी के 15,000 ऐसा बोल रहा है और अभी इन बाउंसरों का 10,000 भी देना बाकी है। आज शाम तक तुझे 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा होगा। कैश रेडी है कि नहीं? बद्री, क्या बोला तू? पार्टी टिकट दिलाता बुला करके रोज एक क्वार्टर पिलाकर तेरी बात मान रहा हूँ। अभी इतना खर्चा किस लिए भाई? बिरजू, देख हीरो, अपन रोज बार में दारू पीते हुए वही रुक गए। ये बाउंसर तो अभी शुरुआत है। अभी तो ओपनिंग के खर्चे, बैनर के खर्चे, लोगों की मदद करना, लोगों के काम करना, पार्टी फंड, ये सब करके एमएलए बनना है तुझको। कितना पैसा चाहिए पता है क्या? कम से कम 100 करोड़ चाहिए। है क्या तेरे पास? तू ऐसे ही एमएलए नहीं बनेगा, ऐसा कहता है। ये सुनकर बद्री, क्या माइला ये सब पहले क्यों नहीं बताया रे? साल भर से मेरे पैसे से रोज पी रहा है और एमएलए से खास संबंध है करके फालतू के फेंक रहा था मेरे पास। तू आज के बाद मेरे नजरों के सामने आया ना, पता नहीं मैं तेरा क्या हाल करूंगा। चल निकल यहाँ से, शाम को आकर मैं पैसे दे दूंगा। इनको देख तेरे बाउंसर्स, ये कैसे घूर रहे, ऐसे घूर रहे जैसे मेरे को भी मार देंगे। एक एक लोग देख किसी सांड के जैसा बैठा हुआ खा रहा है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। वो सीधे आकर पिताजी को मस्का लगाकर उनके सामने गिड़गिड़ाकर पैसे लेकर बाउंसर्स को देकर कान पकड़ता है कि आज के बाद से फिर कभी राजकीय पार्टी या नेता बनने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ये सब देखकर पिताजी और बद्री के दोस्त खुश होते हैं। भांग लस्सी फुल चार्जिंग 24 आवर्स होली। चंदा नगर में रॉकी करके एक आदमी मुकेश के यहाँ पर किराए से रहता था। उस घर का मालिक मुकेश किसी को भी घर में आने नहीं देता था। अगर कोई आता था तो रॉकी के ऊपर फाइन लगाता था। उतना ही नहीं, वहीं आजू बाजू वालों से किसी भी कारण को लेकर झगड़ा करता था। अगर कोई अनजाने में उसके घर के सामने बाइक रोकता तो उसकी हवा निकालता और टायरों को काटता था। इससे वो कॉलोनी वाले राह देख रहे थे कि कब मिलेगा सपाटे में और कब इसे हम मारेंगे करके देख रहे थे। ऐसे ही एक दिन बाहर जाते वक्त रॉकी से मुकेश, क्या रे रॉकी, कैसा है? होली आ रही है ना, सेलिब्रेशन कर रहा है या नहीं? ऐसा कहता है। रॉकी, क्यों नहीं कर रहे सर, उस दिन मैं हमारे दोस्तों के घर जा रहा हूँ ना, वहाँ फुल एंजॉय करना है, पूरा प्रबंध है, आप भी आ सकते हो। मुकेश, हाँ क्या, मेरा घर रहते हुए दूसरे के घर में जाकर त्योहार मनाऊंगा क्या? ही चल जल्दी से 30,000 रूपए फाइन भर दे जल्दी से। रॉकी, सर ये तो अन्याय है सर, इस गाँव में बैचलर को जल्दी घर नहीं मिलता करके फाइन के रूप में हमेशा कुछ न कुछ ले रहे हो, ये अन्याय है सर, मेरी आधी सैलरी ऐसे ही ले रहे हो, कहकर वहां से चला जाता है। और रॉकी जाकर मुकेश के साथ किए सो बात पूरे उसके दोस्तों को, जीतू, मुन्ना को बताता है। इससे मुन्ना, अरे तू बाहर पार्टी किया तो उसे फाइन देना पड़ेगा क्या है तो उसको पार्टी देने के बजाय तेरे ही रूम में पार्टी करेंगे अपन, इसी बहाने तेरे मकान मालिक को देख लेंगे। ये आइडिया पसंद आने से रॉकी भी ठीक है कहता है। ऐसे 2 दिन बीत जाने के बाद रॉकी के घर मुन्ना और जीतू अजब गजब औरतों के भेष बनाकर आते हैं। उन्हें देखकर मुकेश, ए रॉकी, कौन है ये? लेडीज मुझे बताए बगैर लेकर आया, ऐसे मेरे पास नहीं चलेगा, ऐसा कहता है। मुन्ना, अरे रॉकी, कौन है रे ये? कैसे देख रहा है जैसे अभी खा लेता। अगर माँ को पता चला ना तो ऐसे बेवकूफ के पास रह रहा है तो मुझे मार डालेगी रे। रॉकी,
दीदी ये हमारे मालिक है, देखने में लुच्चा दिख रहा है लेकिन अच्छा है, बस थोड़ा लालची है, गोबर में गिरा रुपया भी छोड़ता नहीं, ऐसा कहता है। इससे मुकेश, हाँ हाँ समझ गया ले, ये तेरी बहनें है ना, होली के त्योहार में गांव से तुझे देखने के लिए आए हैं, इसलिए शायद तू दोस्तों से पार्टी करने नहीं गया, वैसा ही है ना, चलो चलो हैप्पी होली कहकर उन्हें अंदर जाने को बोलता है। उसके बाद रॉकी, जीतू और मुन्ना अपने रूम में जाते हैं। अब जीतू उसके पास का भांग का पैकेट निकालकर रॉकी को देता है। उसके बाद रॉकी से जीतू, यारो ये भंग है, होली के दिन फुल पीकर होली का मजा लेते हैं। इसकी खासियत बोले तो बढ़िया लस्सी में मिलाकर दिए तो 4 ग्लास पीकर अगर किसी पर फोकस किए तो वो 24 घंटे तक रहता है, पता है क्या तेरे को? तो ये भंग अपन लस्सी में मिलाकर इस एरिया वालों को पिलाकर उनका फोकस पूरा तुम्हारे घर के मालिक पर करते हैं। तब देखना एक एक लोग मिलकर तेरे मालिक को फुटबॉल बनाकर खेलेंगे, तब अपन वो लोग देखकर फुल एंजॉय करेंगे, क्या बोलता है? इससे रॉकी भी ठीक है बोलता है। अगले दिन सुबह ही होली का त्योहार शुरू होता है। कॉलोनी में सभी लोग हैप्पी होली बोलते हुए छोटे बड़े मुकेश के घर के आगे रोड पर इधर उधर घूमकर खेल रहे थे। फिर रॉकी लोग बाहर आकर घर के आगे उनके मटके में भांग मिलाया हुआ लस्सी लेकर एरिया में सबको हैप्पी होली बोलते हुए लस्सी फ्री में बांटते हैं। वो देखकर मुकेश को गुस्सा आकर, ए रॉकी, तेरी बहनें बढ़िया लस्सी बनाए तो मुझे ना देते हुए इन पागलों को दे रहा है क्या? मेरा सिर घूम गया ना, तुम दोनों को यही होली बना कर देता। करके गटागट उस लस्सी के 5 ग्लास पी लेता है। उसके बाद मुकेश भी लोगों के साथ मस्त डांस करता है। उसके बाद उसे चढ़ जाने के बाद लोगों से मुकेश, अरे झंडो बाम तुम लोग, आओ आओ बस्ती में सवाल, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी गाड़ियों की हवा मैं ही छोड़ता रहे, किसी किसी के तो नए टायर भी काट डाला रे मैंने। अगर मेरे कोई आड़े आया ना और अगर मेरी सटक गई ना, औरत हो या आदमी, आज कोई भी आए तो उसे देख लूंगा मैं। अगर नहीं देखा तो मेरा नाम मुकेश नहीं रहे। जाने दे करके इतने दिन से चुप रहा तो तुम लोग मेरे अंदर के शैतान को जगा रहे हैं क्या? कम ऑन रे, आओ रे आओ, तुम्हारी हवा निकालता रे, कहकर डोल रहा था। ये बात सुनकर रॉकी से मुन्ना, देखा क्या रे भांग का इफेक्ट, वो क्या बात कर रहा है उसे ही नहीं पता। अब उसके साथ देख क्या होने वाला है, इसके पगलाई बातों से इसे औरतों ही धो डालेंगी। ऐसा कहते वक्त मुकेश की बातें सुनकर एक औरत, क्या रे हरामी, औरत है करके भी नहीं देख रहा है, पीकर अनाप शनाप बोलता क्या? हो गया रे तेरा काम आज तमाम, आओ रे आओ सभी आओ इधर, इसके साथ आज होली खेलेंगे, इसको बताएंगे कि होली किसे बोलते हैं। करके वो बुलाने से सभी लोग आकर उसके पास का रंग पूरा मुकेश पर डालकर फिर मुकेश को हवा में उड़ाते हुए जमकर पीटते हैं। मुकेश को रंग में डुबा डुबा कर मारते हैं। फिर उसे लस्सी पिलाते हैं और मारते हैं। ऐसी कॉलने वाले सभी लोग उनको जैसा मिला वैसा मुकेश को जमकर पीटकर निकल जाते हैं। अगले दिन बेचारा मुकेश उनकी मार के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। अब कभी मुकेश उन कॉलनी वालों को अनाप शराब नहीं बोलता, फालतू के काम करना ये सब फिर कभी नहीं करता। बंगाली फिश करी। कलकत्ता में केशव करके एक आदमी होटल का धंधा करता था। उस शहर में उसके बहुत सारे होटल थे। उसकी इकलौती लड़की लेखा थी। केशव की करोड़ों की संपत्ति पूरी लेखा की थी। ऐसे ही एक दिन रोहन और उसका दोस्त जंबो केशव के होटल में आकर खाना खाते हैं। फिर बाहर जाने के बाद जंबो से रोहन, देख रहे भाई, मैं जल्दी ही करोड़पति बनने जा रहा हूँ। वो कैसे पता है क्या? ये केशव है ना, उसका एक साला है, घर में वो बोले तो सबकी जान है। वो बचपन में ही कहीं खो गया, कहीं चला गया था। मैं उसकी जगह पर उसके घर जाऊंगा, फिर बाद में केशव की लड़की से शादी कर लूंगा और फिर सेटल हो जाऊंगा, ऐसा कहता है। ये सुनकर जंबो, तू बताए, वो सुनने के लिए तो एकदम फिल्मों की जैसा रहता रे, निजी जिंदगी में ऐसा नहीं होता, बहुत कठिन है, ये सब अपने को जरूरत है क्या रे? रोहन, अरे सुन, हिम्मत ही जीवन है करके बुजुर्गों ने कितने बार कहा है, इसलिए कुछ उल्टा सीधा हुए तो क्या होगा, आया तो खजाना और गया तो कुछ नहीं, अपने पास है क्या यार, ऐसा कहता है। उसके बाद वो केशव के घर के आस पड़ोस के लोगों से उतना ही नहीं, केशव के पत्नी के गांव जाकर कुछ जानकारी लेता है। उसके बाद एक अच्छा दिन देखकर वो बचपन में खो गया रोहन है करके जंबो को लेकर केशव के घर जाता है। रोहन को देखकर केशव की पत्नी बहुत खुश होती है। उसके बाद उसे पसंद है, वो बंगाली फिश करी बनाकर उसे खाने के लिए देती है। वैसे ये बात पता चलते ही आजू बाजू के गांव के सब रिश्तेदार आकर उसका पसंदीदा खाना बनाकर देते हैं।
फिश करी खाकर रोहन उन लोगों से माँ बनाए जैसा ही करी है करके सबकी तारीफ करता है। इसके बाद सब लोग तालियां बजाते हैं। पर जम्बो लेकिन बाहर आदमी लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। अब रोहन को देखकर जम्बो, ये सब देख के मुझे क्या लग रहा है पता है क्या? ये सब तेरे बलि देने से पहले बकरे जैसा लग रहा है। अगर गलती से झूठ बोल रहा है करके इन लोगों को पता चला ना, ये लोग अच्छे से जमकर धोकर गधे पर बिठाकर गांव भर घुमाएंगे, सोचता है। थोड़ी देर बाद केशव घर पर आता है। अब रोहन से केशव, क्या रे देश भगोड़े, तेरे माँ बाप जाने के बाद घर की याद आई क्या? ऐसा कहता है तो वहीं खड़ी लेखा, पिताजी वो देश भगोड़ा नहीं है, इसे ट्रैवलिंग कहते हैं। सारा देश घूमकर देखना। आई थिंक मम्मी जी नेचर लवर है शायद, हमेशा हिप्पी के जैसा देश भर दुनिया भर घूमते रहता है। केशव, हा वही समझ ले, बचपन में घर का सारा पैसा लेकर भाग गया, चोर कहीं का। रोहन की दीदी, क्या जी, अभी तो आया है गांव से, 2 दिन रुक जाओ, अभी इसे माँ बनाए सो मच्छी की सब्जी याद आई। धीरे से अपन ये विषय बड़े बुजुर्गों के सामने रखकर बात करेंगे। केशव, ठीक है ले, उसे जो पसंद है वो बना के दो, कल बात करेंगे। ऐसे 2 दिन रोहन जम्बो को बंगाली वैरायटी ही नहीं, मच्छी के अलग अलग प्रकार के डिश खिलाकर एंजॉय करते हैं। उसके 2 दिन बाद सभी रिश्तेदार मिलकर एक मीटिंग रखते हैं। अब रिश्तेदार में से केशव, देखिए ये रोहन है ना, घर से भागते भागते 1 लाख रुपए मेरे पास से लेकर भाग गया। ये सब आपको पता है। अगर उसका ब्याज जोड़े तो उसकी संपत्ति 2 करोड़ की है। वो मैं लिया तो भी ऊपर से मुझे 50 लाख देना पड़ेगा। क्या करेंगे बताओ? तब जम्बू से धीरे से रोहन, अरे ये क्या रे, लड़की को देखकर शादी करेंगे बोले तो 1 लाख कर्जे का ब्याज और 50 लाख बोल रहा है। कहीं भी 1 लाख का ब्याज 2.5 करोड़ रुपए रहता क्या? ये क्या हो रहा है यार? और अब अपनी परिस्थिति क्या है? कहते वक्त एक बुजुर्ग महिला, अरे केशव, तेरा दिल बहुत अच्छा है, मुझे पता है रे, इसलिए ये बरोबर टाइम पर आया है। इसे ज्यादा परेशान मत करो, कितना भी हो वो तेरा साला है ना। इसकी शादी न करवाते हुए जब तक जिंदा है तब तक अपने घर में ही नौकर की तरह इस्तेमाल कर ले रे। ऐसा कहती है। इस बात पर सभी लोग तालियां बजाते हैं। वो बात सुनकर गुस्से से रोहन, तुम लोग इंसान हो या राक्षस हो रे? 1 लाख रुपए का 2.5 करोड़ ब्याज होता क्या कहीं पर? कुछ भी बोल रहे हो, कितने चालबाज और धोखेबाज हो तुम लोग। एक बात बताओ, असल में मैं तुम्हारा साला ही नहीं हूँ। तुमको जो करना है कर लो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहता है। इस बात पर एक बुजुर्ग महिला, आना जाना सब तेरी मर्जी है क्या रे बेवकूफ? तू जब तेरी माँ बनाए सो मच्छी की सब्जी का टेस्ट बोला ना, तभी हमें पता चल गया तू हमारा रोहन नहीं है करके। असल में हमारी रुक्मिणी प्योर वेजिटेरियन थी, वो नॉनवेज नहीं पकाती थी रे हरामखोर। बोलते ही जम्बो, अरे अपन फंस गए रे, इन लोगों ने हमें पहचान लिया रे, अपन भाग जाएंगे रे कहकर जम्बो वहाँ लोगों को ढकेलकर भाग गया। फिर वो सब लोग मिलकर एक राउंड बनाते हैं और राउंड बनाकर रोहन को जमकर धोकर आटे जैसा गूंथते हैं। उसके बाद रोहन हिम्मत करके उड़ उड़ के उन लोगों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कभी उस गांव में केशव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है। चिकन पराठा। सीतारामपुर गांव में एक बुढ़िया रहती है। उसका नाम ललिता था। उसका लड़का और बहू एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब उसका सहारा बोले तो उसका नाती, उसका नाम राकेश था। उसका नाती राकेश बोले तो उसकी जान थी। वो उसे बड़े ही प्यार से पाल रही थी। रोज स्कूल में वो खुद उसे ले जाकर उसे वहाँ छोड़ आती और शाम को स्कूल छूटने के समय में स्कूल जाकर राकेश को ग्राउंड में क्रिकेट खेलते तक रुककर बाद में उसे घर लेकर आती थी। उसको चिकन पराठा बोले तो बहुत पसंद था, इसलिए उसे हमेशा चिकन पराठा खिलाती थी। वो जीने के लिए घर के आगे एक गाड़ी पर सब्जियां बेचती थी। उसमें जो भी कमाती थी वो अपने नाती की अच्छे से देखभाल करती थी। राकेश को क्रिकेट बोले तो बहुत प्यार था। ग्राउंड में वो रोज क्रिकेट खेलता था। उसकी बैटिंग देखकर बड़े बड़े हैरान हो जाते थे। बड़े लड़कों के बॉलिंग पर भी वो चौके छक्के मारता था। वैसे उसको क्रिकेट खेलते हुए उसकी दादी देखती रहती थी। एक बार वो डिस्ट्रिक्ट अंडर 10 के लिए खेलता है। उसमें वो सेंचुरी मारता है। वो देखकर एक कोच उससे, बेटा तुमने क्रिकेट कहाँ सीखा है और तुम्हारा गुरु कौन है, ऐसा पूछता है। वो, मैं किसी से क्रिकेट खेलना नहीं सीखा, मैं टीवी में देखकर ही सीखा हूँ। मुझे विराट कोहली बोले तो, रोहित शर्मा और धोनी बोले तो बहुत पसंद है। मैं उनके जैसा खेलने की कोशिश करता हूँ। कोच, क्या बगैर कोचिंग के इतना अच्छा खेल रहे हो क्या? अगर कोचिंग दिए तो और कितना अच्छा खेलोगे। मेरे साथ आए तो तुम्हें स्पोर्ट्स हॉस्टल में रखकर कोचिंग दूंगा। राकेश, मैं अपनी दादी के साथ गांव में रहता हूँ जी। आप अगर पूछे तो अच्छा रहेगा सर, प्लीज। मुझे एक बड़ा क्रिकेटर बनना है, देश के लिए खेलना चाहता हूँ। ऐसा कहता है।
फिर वो कोच आकर दादी से मिलता है और पूरा विषय बताता है। दादी, हे भगवान, मैं इसे छोड़कर नहीं रह सकती, कृपया करके उसे ले जाने की मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। ऐसा कहती है। कोच, देखिए माँ जी, ऐसे बच्चे ही बड़े होकर बहुत नाम कमाते हैं, इसके लिए आप रुकावट बन रही हो, ये ठीक नहीं है। एक बार अच्छे से विचार कीजिए, वो बड़ा होकर पक्का इस देश के लिए खेलेगा, मुझ पर यकीन कीजिए, इसका भविष्य खराब मत कीजिए, ऐसा कहता है। तब दादी राकेश की तरफ देखती है तो वो छोटा सा मुंह बनाकर खड़ा था। वो देखकर दादी को उस पर दया आती है और वो ठीक है कहती है। उसका भविष्य मैं क्यों खराब करूं, ठीक है उसे ले जाओ कहती है। ऐसे राकेश उसके साथ जा रहा था तो दादी उसे भीगी आंखों से देख रही थी। राकेश स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाकर एक तरफ पढ़ाई करते हुए एक तरफ क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था। उसे जब भी दादी की याद आती तो वो रोने लगता था, बहुत रोता था। दादी को भी नाती की याद आती थी, वो बहुत रोती और दुखी होती थी। उसका दुख देखकर क्लर्क कभी कभी दादी से फोन पर बात कराता था। हफ्ते में एक बार दादी उसके लिए चिकन पराठा लाकर उसे खिलाती थी। वो खिलाती थी तो राकेश बड़े खुश होकर खाता था। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। राकेश स्पोर्ट्स हॉस्टल से घर आता है। नाती को देखकर दादी खुशी से झूम जाती है और उसका पसंदीदा चिकन पराठा बनाकर खिलाती है। राकेश को जहाँ भी जब भी मौका मिलता वो क्रिकेट खेलता, अपना कमाल दिखाकर सबकी नजरों में उठ रहा था। एक दिन कोच उसे फोन करके, राकेश कांग्रेचुलेशंस, तेरा इंग्लैंड टूर के लिए वनडे मैच के लिए सिलेक्शन हो गया है, तू अपने देश की तरफ से खेलने जा रहा है, ऑल द बेस्ट बेटा, कहता है। ये बात सुनकर राकेश के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दादी को बताए तो दादी भी बहुत खुश होती है। इतने सालों बाद बेटा तेरी इच्छा पूरी हो गई, ऐसी भगवान की कृपा तुझ पर बनी रहे, ऐसा कहती है। अगले दिन वो ज्वाइन होने के लिए जा रहा था। दादी के आंखों में पानी भर आता है। ऐसे वो अपने टीम में ज्वाइन हो जाता है और इंग्लैंड पहुंच जाता है। वहां पर पहले इंग्लैंड बैटिंग करके भारी स्कोर बहुत ज्यादा रन बनाती है। फिर अपनी बैटिंग शुरू होती है, पर इंग्लैंड वालों की बॉलिंग के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। पेवेलियन लौट रहा था। तब राकेश की बारी आती है। वो उठकर जाते वक्त कोच आकर उससे कहता है, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, तुम्हारी दादी का अभी थोड़ी देर पहले हार्ट अटैक से देहांत हो गया है, वो मर गई है, ऐसा कहता है। तुम अगर जाना चाहते हो तो अभी मैं तुम्हारी टिकट बुक करता हूँ, पूरा कार्यक्रम करके आने के बाद अगला मैच खेल लेना, ऐसा कहता है। राकेश की आंखें में पानी भर जाता है और वो, नहीं सर, अपनी टीम अभी बहुत तकलीफ में है, मेरी टीम को जिताना मेरी जिम्मेदारी है, मैं खेलने के बाद ही जाऊंगा, ऐसा कहता है। अब राकेश ग्राउंड में आकर तूफानी बैटिंग करता है। कम बॉल में सेंचुरी बनाता है। स्टेडियम पूरा तालियों से गूंज उठता है। राकेश हेलमेट निकालकर ऊपर देखते हुए, दादी माँ, ये सेंचुरी आपके लिए, आपके नाम है, आप जहाँ भी हो आपकी आत्मा को शांति मिले, कहता है। ऐसे टीम में रहकर टीम को जिताता है राकेश। फिर आकर अपने दादी का अंतिम संस्कार वगैरह करके उनके फोटो को हार पहनाकर हाथ जोड़ता है। गरीब का 10 की 10 पानीपुरी। चंदानगर नामक गांव में चिंटू और मिंटू नाम के दो दोस्त रहते थे। चिंटू पानीपुरी बेचता था। मिंटू एक ढाबे पे खाना बनाने का काम करता था। चिंटू बहुत अच्छा था, वो सबकी मदद करता था, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। लेकिन मिंटू लालची चोर टाइप का था। वो सबकी नजर से छुपाकर किचन का सामान चोर कर बाहर दुकान में बेचता था और उन पैसों से शराब पीता था। दोनों की बीवी बच्चे थे। वो दोनों की झोपड़ी आजू बाजू में ही थी। मिंटू शराब पीकर आता और अपनी पत्नी को मांगकर झगड़ा करता था। चिंटू आकर उस झगड़े को रोकता था। अरे चिंटू, क्यों रे ऐसे शराब पीकर अपनी पत्नी पर अत्याचार परेशान कर रहा है? प्लीज यार, पीना छोड़ दे, ये ठीक नहीं है, ये मेरी बात मान यार, ऐसा कहता है तो मिंटू, पहले पीने के लिए 100 रुपए दे, पीने के बाद तू जो बोलेगा वो सुनूंगा, करके पैसे लेता है और चिंटू जो बोलता था उसे नहीं सुनता था। एक दिन दोनों जंगल में सूखी लकड़ियां लेने के लिए निकलते हैं। वैसे लकड़ियां जमा करते वक्त उनको एक स्वामी जी तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक सांप आकर उनको काटकर चला जाता है।
तो वो नीचे लुढ़क कर तड़पने लगते हैं, मुंह से झाग भी निकलता है। वो देखकर चिंटू दौड़कर एक जगह जाकर वहां से कुछ पत्तियां तोड़कर मसलता है और उसका रस उनके मुंह में डालता है। कुछ देर बाद स्वामी जी होश में आते हैं। स्वामी जी, बेटा समय पर आकर मेरी जान बचाए तुमको धन्यवाद। तुम्हारी कुछ इच्छाएं है तो बताओ, मैं तुम्हें वर दूंगा। चिंटू, स्वामी जी हमारे पास जो है हम उसमें खुश है, हमारी कोई इतनी बड़ी इच्छा नहीं है, ऐसा कहता है। मिंटू, ए तू रुक रे, क्यों झूठ बोल रहा है? ऐसा है स्वामी जी, इसकी बात पर यकीन मत करो। स्वामी जी हम दोनों को बड़ी तकलीफें है, हमारी तकलीफें दूर हो जाए ऐसा कुछ वर दीजिए। स्वामी जी, मुझे समझ में आ गया है कि कौन झूठ बोल रहा है करके। वो अपना हाथ घुमाते ही 2 मटके आ जाते हैं। वो उन दोनों को देखकर, बेटा इस दुनिया में कुछ नहीं मिला तो भी जी सकते हैं, पर खाना नहीं मिला तो नहीं जी सकते, इसलिए तुमको यह मायावी मटके दे रहा हूँ। इसकी मदद से तुम खाना प्राप्त करके अपने भूख मिटा लो, और हाँ तुमसे होता है तो अपने आजू बाजू वाले के भूखे लोगों की भी भूख मिटाओ, ऐसा कहता है। दोनों उनको नमस्कार करते हैं। चिंटू घर पहुंचकर अपनी पत्नी से, अपन इसकी मदद से रोज खाना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपन अपने आजू बाजू वाले के लिए भी कुछ करना चाहिए ना, इसकी मदद से सभी को खाना खिलाएंगे क्या, ऐसा कहता है। पत्नी, नहीं नहीं, वैसे किए तो सभी लोग आलसी हो जाएंगे और अपना मटका चोरने का प्रयास भी करेंगे, इसलिए किसी को भी अपने पे शक नहीं होने देंगे। आप इस मटके से पानी पूरी बनाकर बेचो, ऐसे फुकट में दिए तो अपने को कोई नहीं गिनेगा, कुछ धोखेबाजी कर रहे हैं करके सोचेंगे, इसलिए 10 रुपए में 10 पानी पूरी बेचो, तब गरीब से गरीब भी आकर खाएंगे। मिंटू अपने घर में वो मटका दिखाकर, क्या माइला, आज से अपने को जो भी चाहिए इसे प्राप्त करेंगे और खाएंगे, अब मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। पत्नी, सिर्फ खाना खाई तो हो जाता है क्या? बाकी के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसा कहती है। मिंटू, हाँ सच में मुझे शराब के लिए पैसे चाहिए ना, इसलिए इसे गाड़ी पर रखकर इसमें से खाना मांग कर बेचूंगा, ऐसा कहता है। चिंटू उसकी गाड़ी पर 10 रुपए में 10 पानी पूरी करके बोर्ड लगाकर बेच रहा था। मटके में हाथ डालकर निकालकर पानी पूरी बेच रहा था। जिसके पास पैसे नहीं होते उसे फ्री में दे रहा था। ऐसे वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करके एक अच्छा सा घर, बाइक खरीदता है। मिंटू अपने गाड़ी पर जो मांगता था वो उसे मटके से मांगकर देते हुए धंधा कर रहा था। ये देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा था। गांव के सब लोग उसी की चर्चा कर रहे थे। उसके पास पैसे बहुत आने लगे। वो उससे ज्यादा ही पीना शुरू कर दिया। कमाई सो पैसे बचाकर छुपा के रखने के बजाय अंधाधुंध खर्चा करने लगा। गरीब को भी फ्री में नहीं देता था। एक दिन उसके मटके के बारे में एक पहाड़ी के गुफा पर रह रहे गब्बर गैंग को पता चलता है। गब्बर, अरे सुनो रे, अपन इस गुफा में खाने बनाने के लिए कितनी तकलीफें उठा रहे हैं, तुम सबको पता है ना, वो मटका अपने पास होना चाहिए, उसके पास नहीं, ऐसा कहता है। वैसे गब्बर गैंग मिंटू पर हल्ला करके उसका मटका उठाकर ले जाते हैं। फिर मिंटू बहुत रोता है। गाजर कैरेट ट्रक 5 किलो 5 रुपीस। भरतपुर नामक गांव में मुन्ना नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी जमुना और चिन्नू, बिन्नू और मिन्नू नाम के 3 बच्चे थे। मुन्ना बहुत अच्छा इंसान था, पर वह बहुत ही कंजूस था। मार्केट में जो भी सस्ता मिलता वो लाकर उससे खाना बनवाता था। उतना ही नहीं, चावल, सब्जी, भाजी और रोज के उपयोग में आने वाली वस्तुओं को एक अलमारी में रखता था और उसे निकालकर अपनी पत्नी को, सब्जी के भाव बहुत बढ़ गए हैं, ज्यादा यूज मत करो, मुझे सब्जी की जरूरत नहीं है, सिर्फ चावल ही देना, करके सिर्फ चावल ही अपने डब्बे में लेकर ऑफिस जाता था। ऑफिस में जाते वक्त रोड पर सभी को लिफ्ट मांगते हुए ऑफिस जाता था। ऑफिस में लंच टाइम में अपना डब्बा खोलकर उसकी पत्नी ने सिर्फ चावल ही दिया है, सब्जी नहीं दी करके वहाँ सभी लोगों से सब्जी लेकर खाता था मुन्ना। वैसे एक दिन ऑफिस में लिफ्ट मांगते हुए मुन्ना को गांव के मार्केट के चौक में एक मिनी ट्रक खड़ी दिखती है। उसके पीछे लगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 5 किलो गाजर 5 रुपए में। उस मिनी ट्रक के चारों ओर बहुत से लोग रहते हैं। तभी मुन्ना भी वहां जाता है। तभी एक आदमी, साला यकीन नहीं हो रहा है, इतने कम भाव में इतने सारे गाजर कहाँ मिलते हैं यार, गाजर तो बहुत महंगा है। और एक आदमी, ये क्या है, जादू है क्या, इतने सस्ते में कैसे मिलता। ऐसे सभी लोग बातें करते हुए ट्रक की तरफ जा रहे थे
वहाँ उस ट्रक में एक आदमी खड़ा था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही बुद्धिमान था। गोपाल वहाँ के लोगों को देखते हुए कहता है, ये गाजर मामूली गाजर नहीं है, इसे तमिलनाडु के जंगलों से मंगाया है। ये गाजर खाने वालों की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। ये बच्चों को अच्छा ज्ञान देगी। ये सिर्फ 5 रुपए में 5 किलो मिलेगा, ऐसा बता रहा था। तभी मुन्ना को एक आइडिया आता है। इतने कम खर्चे में ज्यादा फायदा, इतना ही नहीं सेहत भी अच्छी होगी, ऐसा सोचता है। वो गोपाल के पास जाकर 10 रुपए देकर 10 किलो गाजर दो कहता है, लेकिन गोपाल हर एक को सिर्फ 5 किलो ही दे रहा था। ज्यादा चाहिए तो फिर से लाइन में आना होगा, फिर 5 किलो दूंगा, ऐसा कहता है। वैसे मुन्ना एक बार में 5 किलो तो दूसरी बार लाइन में लगकर 10 किलो गाजर लेता है। अब वो तुरंत घर आकर पत्नी को गाजर देते हुए कहता है, इस गाजर से गाजर का हलवा, सांबार, करी, गाजर राइस, जूस ऐसे सब बना। सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा, सेहत और बचत एक साथ होगा। जमुना वो बताए वैसे ही करती है। पहले दिन जमुना गाजर का हलवा, गाजर करी, राइस, सांबार खाकर आखिर में गाजर का जूस पीकर सभी लोग उस गाजर के बने आइटम का स्वाद लेते हैं। अब हर दिन उस गाजर से अलग अलग प्रकार के खाना पकाकर खाकर अब उन लोग बोर हो गए थे। अब वो देखकर बच्चे भी मुंह घुमा रहे थे। स्कूल से घर आया बिन्नू। ये गाजर की सब्जी खाना बोले तो इच्छा नहीं हो रही है, ये खा खा कर बोर हो गए मम्मी। मिन्नू, हाँ मम्मी, मुझे तो कैरेट चिनो करके बुला रहे हैं। ऑफिस से आए मुन्ना से रात में पत्नी कहती है, क्या जी बच्चे हर दिन कैरेट की सब्जी खा नहीं रही है, अब उन्हें बोर लग रहा है। उन्हें गाजर की सब्जी की तरफ देखना भी पसंद नहीं है। अब आप ही कुछ करो, पर गाजर मत लाना, ऐसा कहती है। मुन्ना हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। ये सुनकर बीवी बच्चे खुश होते हैं। अगले दिन मुन्ना ऑफिस से आते आते बड़े से टोकरे में बैगन लेके आकर पत्नी को देते हुए, कल खाना इसी से बनाना, ऐसा कहता है। ये देखकर बच्चों को चक्कर आकर गिर जाते हैं। जमुना समझ जाती है कि उसका पति अभी कभी नहीं सुधरेगा। पान की खेती घर। लालानगर गांव में जितेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। उसको दैव भक्ति बहुत ज्यादा थी। रोज घर में पूजा किए बिना बाहर नहीं निकलता था। वो ही नहीं, उसको राशि भविष्य का भी बहुत शौक था। भविष्य बताने वाले को हाथ दिखाकर अपना भविष्य सुनता था। उसने अगर अच्छा बताया तो वाह सही है, बरोबर बोले आपने। वैसे मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं करके मुझे भी लग रहा है, मैं कभी न कभी बड़ा आदमी बनूंगा। ये आपने बताया ना, ये सच है। ये लो आपने जितने मांगे थे ना, उससे ज्यादा दे रहा हूँ, करके देता था। अगर उसने ठीक से नहीं बोला तो, अरे क्या जी, मेहनत किए तो कोई भी बड़ा आदमी बन सकता है। वो आप क्या बता रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या? भविष्य बताओ बोले तो नीतियाँ सुना रहा है, करके गालियां देता था। एक दिन एक राशि भविष्य बताने वाला, बेटा तेरी राशि में तपस्या के योग दिख रहे हैं। तपस्या किए तो तेरी जो भी इच्छाएं है वो पूरी होगी, ऐसा कहता है। जितेंद्र, हाँ स्वामी जी, मुझे भी कब से तपस्या करने की इच्छा है। मैं तुरंत जाकर तपस्या करता हूँ, फिर भगवान जरूर उतर कर आएंगे, ऐसा कहता है। ऐसे वो जंगल में जाकर तपस्या करता है। 1 घंटा करते ही पैर दर्द करते हैं, हाथ में भी दर्द होता है। एक बार ब्रेक लेकर फिर तपस्या करना शुरू करता है। इतने में खुजली हुई तो पीठ खुजाता है। इसकी वो हालत, वो कारोबार दूर बैठे एक स्वामी जी ध्यान से बैठकर देख रहे थे। वो बेटा इधर आ करके बुलाते हैं। जितेंद्र उनके पास आता है। क्यों बेटा, तपस्या क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? वो हाँ स्वामी जी, मैं बड़ा आदमी बनने को होना, सभी लोग मेरे बारे में बात करने को होना, मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, इसलिए भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। स्वामी जी, बेटा वो फिल्मों में दिखाए उतना आसान नहीं है, वो बहुत कठिन है। जो भी तेरी इच्छा है मैं पूरी करूँगा, करके हाथ घुमाता है। बस एक रोशनी जितेंद्र के अंदर प्रवेश करती है। वो बेटा अब तुझे आगे वाला कैसा है तुझे पता चल जाएगा। ऐसी शक्ति मैंने तुझे दिया है, इसकी मदद से तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, कहकर ओम तत्सत कहता है। वो वापस घर आते वक्त एक जगह पर पान से बनाया हुआ घर दिखता है। उसके आगे बहुत से लोग खड़े थे। अंदर में एक पान बाबा पत्तों में देखकर भक्तों से कुछ कह रहा था। जितेंद्र को कुछ समझ में नहीं आता है और वो बाजू वालों से पूछता है, ये कौन है, यहाँ क्या चल रहा है? ऐसा कहता है। वो कौन है पता नहीं क्या, इस एरिया में नए आए, उनका नाम पान वाले बाबा है। उनसे जो मांगोगे वो पान के पत्ते में देखकर बताते हैं। जितेंद्र, क्या पान के पत्ते में देखकर बताते हैं क्या? वो कैसे? वो अपनी घर की वस्तु अगर खो गई समझे तो बाबा वो पान में देखकर बताते हैं। वो ही अपना कोई खो गया तो वो भी बता सकते हैं, इसलिए वो
पान वाले बाबा बन गए हैं, ऐसा कहता है। जितेंद्र, अरे बाप रे, ये तो कुछ जोक लग रहा है, रुको जाकर देखता हूँ। करके उस घर के पास जाता है। वहाँ पर बाबा अपने पान के पत्ते में देखकर, अरे मूर्ख प्राणी, तेरी पत्नी खो गई न रे, भाग गई है वो तेरे घर के काम वाले के साथ। वो लोग अभी मुंबई के बीच में घूम रहे हैं, जाकर पकड़ ले। जाने से पहले उस हंडी में 5,000 डालकर जा, ऐसा कहता है। वो हुंडी में पैसे डालता है। पान के पत्ते में देखते हुए एक औरत से, माँ जी तुम्हारे पति पीना छोड़ना बोले तो बहुत कठिन है, अभी वो वाइन शॉप के पास पी रहे हैं, उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं कुछ रस दूंगा, हुंडी में 5,000 डाल दो, ऐसा बोलता है। वो डालकर चली जाती है। बाबा जितेंद्र को देखकर, तुम्हारी क्या समस्या है बेटा? एक पान का पत्ता हाथ में लेते ही एकदम उस बाबा का चेहरा एक चोर जैसा दिखता है। वो मन में, ये क्या रे बाबा, ये तो एक चोर जैसा दिख रहा है, ऐसा सोचता है। तो स्वामी जी दिए सो आशीर्वाद का काम है, शायद ये एक बहुत बड़ा चोर होगा, सोचते वक्त। बाबा, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो, तेरी समस्या क्या है बता, ऐसा बोलता है। जितेंद्र, वो कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, कहकर बाजू में आ जाता है। पान वाले बाबा और किसी को कुछ बता रहे थे। जितेंद्र तुरंत पुलिस को फोन करता है। वो आते ही खुद के अंदर जो पावर है उसके बारे में बताकर ये बाबा उसे चोर जैसे लग रहे हैं करके बताते हैं। बस पुलिस आकर बाबा को पकड़कर उनकी दाढ़ी मूंछें खींचती है। एसआई, अरे बाप रे, तू है क्या रे गब्बर, इतने दिनों से इस भेष में छुपा हुआ है क्या? तेरे ऊपर बहुत केस लगाने हैं, चल रे पुलिस स्टेशन, करके जितेंद्र को, बेटा तेरे जैसे लोग हमारे डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी है, तेरी आवश्यकता है, एसपी साहब से बात करके तुझे एसआई की नौकरी दिलवाता हूँ, ऐसा कहता है। अगले दिन टीवी में उसके बारे में आ रहा था तो जितेंद्र बहुत खुश हो रहा था। गाँव में सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, ये देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। वो वैसे एसआई बनकर उसकी इच्छा पूरी होने से बहुत खुश होता है। अंडा बर्गर बन कबाब, रिटायर्ड ग्रैंडपा का दुकान। जबलपुर नामक गांव में शाहू करके एक बूढ़ा आदमी था। उसके लड़के और बहू की मृत्यु हो जाने के कारण वो अपने नाती और अपनी पत्नी की देखभाल वही करता था। वो रिटायर्ड होने के बाद उसकी पेंशन के पैसों से उसके परिवार को बस नहीं हो रहे थे, इसलिए कुछ दिनों तक अच्छे से सोच विचार करने के बाद शाहू अपने नाती के कॉलेज के पास एक छोटी दुकान लेकर बाहर से बन खरीद कर लाकर उसमें उबले हुए अंडे रखकर उससे अंडा बर्गर बन बनाकर बेचने लगा। वो बनाए सो बन अच्छे क्वालिटी के रहने की वजह से वहाँ सभी कॉलेज के स्टूडेंट आकर खाते थे। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। शाहू के पास कोई भूख लगी करके बूढ़े लोग आते थे तो उनको वो बन फ्री में देता था। ऐसे चलते वक्त उसके दुकान में रोज राठौड़ करके एक पियक्कड़ आकर उधार लेता था। शाहू लोगों से झगड़ा क्यों कर बन देकर भेजता था। इससे राठौड़ थोड़ा ज्यादा ही अकड़ दिखाने लगा। ऐसे ही एक दिन कोई नहीं था, ऐसे समय पर राठौड़ शाहू के पास आता है। वो देखकर राठौड़ से शाहू, क्या रे राठौड़, तेरे भाव बढ़ गए हैं, मैं क्या तेरा एहसानमंद हूँ, वैसे आकर रोज बन खाकर जा रहा है, ईमानदारी से 20 दिनों से जो खा रहा है ना उसके पैसे दे दे, नहीं तो मैं क्या करूँगा बता नहीं सकता। राठौड़, ठीक ढंग से झुककर अपने पैर नहीं पकड़ सकता तो मुझे वार्निंग दे रहा है क्या? देख शाहू, आई एम दी ड्रिंकर, मेरे को पुलिस वाले ही उंगली नहीं करते, नशा उतरने के बाद ही बात करेंगे, वैसे मैं ऑन में हूँ, ऐसे वक्त तू मुझे पैसे मांगता क्या? तू भूल गया क्या रूल? मैं उस रूल को सेट करता हूँ, रुक, करके शॉप के अंदर रखे बन बाहर निकालकर फेंक कर चला गया। इससे बेचारा शाहू उसके पहचान के एक कांस्टेबल के पास जाकर पूरी बात बताता है। वो सुनकर कांस्टेबल, शाहू चाचा, ऐसे मल्लार पियक्कड़ को पुलिस कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, बहुत हुआ तो 150 रुपए फाइन लेकर छोड़ देते हैं। जब वो पीकर नहीं रहते ना तब उन लोग बात सुनते हैं, फिर पीने के बाद तू कौन है रे बोलते हैं, जेल में गया तो तुम्हारे ऊपर खुन्नस पालेगा। और एक बात यह है कि लोग भी इन बेवकूफ़ों को अपने को क्या करके बचकर निकल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा, इसलिए उसे ऐसे नहीं किसी दूसरी तरीके से डील करना होगा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो डील करो। ऐसा कहने से शाहू वहां से वापस जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से शाहू के दुकान में राठौड़ आता है। अब शाहू से राठौड़, क्या रे शाहू, पिछली बार जो झटका दिया था ना उससे तू सुधर गया लगता है, या फिर और एक बार झटका चाहिए? कहने से शाहू बेचारा इसका क्या करूं करके चुपचाप उसे अंडा बन देता है। अब राठौड़ वहीं रहकर गुंडागर्दी करते हुए एक बन लेकर खाते रहता है। तभी वहां पर शाहू के नातू का दोस्त सिद्धू पेट पकड़कर आता है। अब शाहू से सिद्धू,
दादाजी दादाजी क्या कर दिए दादाजी, तुम्हारी उधारी देता बोला ना दादाजी, रात भर सोया नहीं दादाजी, पेट बहुत दर्द हो रहा है दादाजी, डॉक्टर को दिखाए तो भी कुछ नहीं हुआ और डॉक्टर बोला कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे नातू का दोस्त ही तो हूँ दादाजी, फिर भी आप ऐसा करना ठीक नहीं है दादाजी। शाहू, ओहो ऐसा क्या, परसों एक स्वामी जी से मिला, उनसे मैंने उधारी देने वाले के बारे में बताया, उन्होंने एक मंत्र बोला जिस पर मुझे गुस्सा आएगा तो मंत्र पढ़कर एक बन खिला दे, बस तूने वो बन खा लिया, वो बन खाने वाले बस महीने भर के लिए हाथ पैर ढीले गिर जाते हैं। ये सुनकर सिद्धू डरकर शाहू को पैसे देकर चला गया। इतने में वो बात सुनकर पेट पकड़कर राठौड़, तो इंसान है या जानवर, खुद के नातू को दोस्त को ही पैसे के लिए हाथ पर ढीले पकड़ने लायक करता क्या? अरे बाप रे, वो क्या मंत्र है रे, एक बार खाकर उसकी हालत वैसे हो गई, मैं तो 10 खाया, पेट के अंदर क्या गड़बड़ हंगामा हो रहा है रे, मेरे ऊपर भी मंत्र डाल दिया क्या रे? शाहू, तेरे को थोड़ा तगड़ा मंत्र मारा रे, उसको महीना लगेगा, तेरे तो 3 दिन में ही हाथ पर ढीले गिर जाएंगे और तेरी टट्टी पिशाब पूरी बेड पर ही हो जाएंगी, अब एंजॉय कर भाई जाकर। राठौड़, अरे बुड्ढे साइको, क्या कर दिया रे, बस 50 बन के पैसे देने थे न रे, इसके लिए इंसान की जान लेता क्या रे, इंसान में इंसानियत मर गई है रे, ये सब पैसों के लिए करना है, छी छी ये दुनिया ही खराब है, अरे बाप रे। ऐसा बोलकर उसके जेब में छुपे पैसे निकालकर शाहू की तरफ फेंक कर, ये पैसे बांधने से ज्यादा इस दर को सहना बहुत मुश्किल है, माँ करते हुए वो वहां से चला गया। उसके बाद शाहू राठौड़ की पत्नी से मिलकर वो खाना खाते समय उसमें शराब छोड़ने की दवा देने को बोलकर उसको कुछ दवाई देता है। इससे रोज राठौड़ खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा खाने में मिलाकर देने से उसकी दारू छूट जाती है। उसके बाद फिर कभी राठौड़ शाहू के दुकान पर कभी नहीं आया, बढ़िया काम करते हुए रहने लगा। बैचलर, बिजली चोरी, इलेक्ट्रिक स्टोव, मटन पाया, जवार रोटी। चंपापेट नाम के एक गांव में एक कंजूस रहता था, उसका नाम था नंदू। वो एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। वो एक घर के ऊपर वाले पोर्शन में किराए पर रहता था। वो इतना कंजूस था कि दफ्तर जाने के लिए और बाहर घूमने के लिए उसके पास केवल एक ही पैंट शर्ट थे और घर पर वो अखबार लपेटकर घूमता रहता था। इतना ही नहीं, गैस के चूल्हे के लिए पैसे खर्च ना हो ये सोचकर वो सड़क के किनारे पड़े तिनके और लकड़ी के टुकड़े चुनकर लाता और उसी लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाता था। उस चूल्हे से निकले धुआं सारा घर भर जाता था और खिड़की से धुआं ही धुआं निकलता था। ये देखकर घर के मालिक को बहुत गुस्सा आता था। महीने के आखिर में रोते रोते किराया देता था। ये लीजिए इस महीने का किराया, मैं बीच में 4 दिन गांव गया था, क्या आप उन 4 दिनों के पैसे कम कर देंगे किराए के? तब घर का मालिक, लानत है, अरे कैसे आदमी हो तुम, ये कोई सराय नहीं है जहाँ केवल उन दिनों के पैसे लेते हैं जिस दिन तुम ठहरते हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि रात को अखबार लपेट कर सो जाते हो? अरे कैसे आदमी हो तुम, गैस के चूल्हे के बजाय लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बनाते हो। तुम्हारे घर से निकलने वाले धुएं से हर रोज हम परेशान हैं। ध्यान से सुनो, दोबारा तुमने लकड़ी का चूल्हा जलाया तो घर खाली करा दूंगा, खबरदार। कहकर उसे धमकी दी। उसके दफ्तर में मैनेजर, क्यों भाई नंदू, तुम एतवार को भी काम करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें और पैसे चाहिए? तुम्हें शर्म नहीं आती है सब कहते हुए? अरे कम से कम एक दिन तो आराम कर लो, तुम्हारी कंजूसी कब छूटेगी? नंदू के घर के पास ही एक करी पॉइंट था। नंदू हमेशा वहीं पर उससे तोलमोल करते हुए करी खरीदता था। वो दुकानदार, अरे भाई साहब, आप तो लगता है कंजूसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप हर रोज आकर जो भी करी बच जाता है उसे आप तोल मोल के ले लेते हो मुझसे। भाई साहब कुछ तो शर्म करो, अगर किसी भिखारी को भी मैं दे दूं तो कम से कम मैं पुण्य तो कमाऊंगा। कहकर उसे कोसता था। एक दिन नंदू बैल्कनी पर खड़ा था कि तभी उसने देखा कि खंबे से बिजली का तार उसके घर के ओर लटक रहे थे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। घर के मालिक ने लकड़ी का चूल्हा जलाने से मना कर दिया है और वो करी पॉइंट वाला मुझे करी देने से मना करता है। अगर मैंने इस तार से बिजली चुराया तो इन सारी समस्याओं का हल मिलेगा। इतना ही नहीं, दफ्तर के काम के बाद मैं भी घर के बाहर करी पॉइंट लगाऊंगा और करीज बनाकर बेचूंगा तो खूब पैसे कमाऊंगा। यूँ सोचकर उसने बिजली के खंबे के तार से अपने घर के तार जोड़े और इस तरह वो बिजली चुराने लगा। फिर घर पर एक इलेक्ट्रिक स्टोव ले आया और उसमें खाना पकाने लगा।
इस तरह वो मटन पाया, जवार रोटी जैसे अन्य व्यंजन बनाने लगा और फिर उन्हें घर के बाहर लाकर एक फट्टे पर रखकर बेचने लगा। वहाँ उसने एक बोर्ड लटकाया, नंदू होममेड करीज, एनी करी, वेज और नॉन वेज, ओनली 20 रुपीज, ऐसा लिखा था। दाम कम होने के कारण ज्यादातर लोग आकर उससे करीज खरीदने लगे। ये देखकर सामने वाले करी पॉइंट के दुकान के मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बेचारा लाचार था, कुछ कर नहीं पाया। यहाँ नंदू सड़ी हुई सब्जियाँ, सड़े गले और बेकार के मटन और चिकन, बेकार के कीड़े लगे दाल चावल और आटा खरीदकर घर पे मुफ्त के बिजली वाले इलेक्ट्रिक स्टोव में खाना पकाकर बेचने लगा। एक दिन नंदू बैल्कनी में खड़ा होकर बिजली के तार को चेक कर रहा था, तभी सामने वाले करी पॉइंट के मालिक की नजर नंदू पर पड़ी। उसको शक हुआ तो वो चुपचाप नंदू के घर के पास आया और खिड़की से झांककर अंदर क्या हो रहा है ये देखने लगा। अंदर उसने देखा कि नंदू इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पका रहा था। यूं उसे बिजली के चोरी के बारे में सब पता चल गया। एक दिन बिजली के दफ्तर के अफसर पुलिस को लेकर नंदू के मालिक के घर के पास आए। वहीं खड़ा नंदू इन सब को देखकर जरा डर गया। बिजली के दफ्तर के अफसर ने बिजली के मीटर से बिल निकाला और मालिक से, भाई साहब आपका मीटर तो हमेशा की तरह एक ही रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन का रीडिंग 0 दिखा रहा है। कम से कम मिनिमम रीडिंग तो होना चाहिए ना। तब नंदू, आपको इससे मतलब? मैं बिजली इस्तेमाल नहीं करता। वैसे आपकी समस्या क्या है? कहकर बात को टालने लगा। तब ऐसे ने नंदू को जोर से थप्पड़ मारा और, अच्छा तो हमें इससे क्या मतलब पूछते हो? चोर कहीं के, एक तो बिजली के खंबे से बिजली चुराते हो, ऊपर से हमें धमकाते हो। उस करी पॉइंट के मालिक ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। कहकर पुलिस ने उसे पकड़ा और खूब मारा। तब नंदू, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब बिजली के दफ्तर के अफसर, अरे भैया ये सब नाटक छोड़ो, तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। अब या तो 5 लाख रुपए भरो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब सोच लो। तब घर का मालिक, क्यों कंजूस, अब दिमाग ठिकाने आया है? तुम्हारे कंजूसी के कारण 1 साल की तनख्वाह तुम्हारी गई है। बस नंदू गश खाकर जमीन पर गिर गया।